जी स्टार्ट करते हैं। हमने आपको 2 पैराग्राफ पढ़ाए थे, आज कुछ ज्यादा पढ़ने वाले हैं। जो 2 पैराग्राफ आपको पढ़ा दिए हैं उसमें कोई क्वेरी है किसी की? जो 2 पैराग्राफ आपको 2-3 पैराग्राफ कल और परसों में पढ़ा दिए हैं 3 क्लासेस में, उसमें किसी की कोई क्वेरी नहीं है? सब समझ में आ गया? सर बैलेंस शीट पे क्वेरी आ रहा है सर मुझे। हाँ, क्या आ रहा है सर? वो इक्विटी है, इक्विटी हम लोग लायबिलिटी की सेक्शन में क्यों ले रहे हैं? इक्विटी हमारा तो हम इक्विटी दे के पैसा लेके आए हैं ना सर। हाँ, वेरी गुड। तो फिर इसको लायबिलिटी में कैसे ले रहे हैं? देखो ये वाले क्वेश्चन की कितना भी शॉर्ट में समझाऊंगा 20-25 मिनट तो ये खाई जाएगा, 15 मिनट तो खाई जाएगा। देखिए बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट बोलता है कि आप अलग हैं, आप अलग हैं और कंपनी अलग है। ये कंपनी है, ये है कंपनी का शेयर होल्डर। शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसा दिया 5 करोड़ रुपया, उसके बदले कंपनी ने इसको दिए शेयर और इसीलिए वो बन गया शेयर का होल्डर। जब तक कंपनी ने उसे शेयर नहीं दिए थे तब तक वो होल्डर था ही नहीं। अब कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने कहा भैया हमने 5 करोड़ रुपए उससे ले लिए, तो ये 5 करोड़ हमने एक तरह से कर्जा ले लिया उससे, ये हमारे लिए लायबिलिटी है जो हमने उसे वापस करनी है, इसलिए वो इसको लायबिलिटी में दिखाता है। कौन? कंपनी, हम नहीं। कंपनी उसको शेयर कैपिटल को लायबिलिटी में दिखाती है। एक तरह से है तो ये कर्जा ही ना, बस इस पे ब्याज नहीं देना होता, इस पे डिविडेंड देना होता है। तो कंपनी के लिए ये है शेयर कैपिटल कर्जा, इसलिए वो उसे लायबिलिटी में दिखाता है। और ऐसी जब वो बैंक से लोन लेता है तो वो भी उसे लायबिलिटी में दिखा देता है। ऐसे ही अगर उसने किसी के 500 रुपए देने हैं, रेंट देना है, रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है देना बाकी है, तो वो भी लायबिलिटी में दिखाता है। और अगर किसी को एडवांस में रेंट दे देता है, एडवांस में मतलब आपको देना अगले महीने तो दे दिया अभी, तो ये एडवांस में रेंट आपकी एसेट हो जाती है। मैंने एडवांस दे दिया, मैं चाहूं तो वापस भी ले सकता हूं। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, क्लियर है। बता दे रहा हूँ कि मुझे कहां तक नॉलेज है इसके, भी तो मैंने कुछ बताना शुरू ही नहीं करा। अगले पे आ जाते हैं। सर एक केस लो बता रहा हूं असली, सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी लिमिटेड। सर एक बंदा था, उसका नाम था मिस्टर सोलोमन। मिस्टर सोलोमन ने एक कंपनी बनाई। कंपनी में क्या था सर? 100 रुपए की कैपिटल थी। कैपिटल किसके पास थी? उसके पास। ये सारा एक ही शेयर होल्डर था, उसके अंदर सोलोमन। फिर एक सोलोमन की वाइफ थी, वाइफ का लोन था 50 रुपए का। सोलोमन की वाइफ ने लोन दिया हुआ था, करोड़ में है सब कुछ। 100 करोड़ की कैपिटल थी, 50 करोड़ का लोन दिया हुआ था और क्रेडिटर थे 40 करोड़ के, तो 190 करोड़ की लायबिलिटी थी। कंपनी के पास एसेट्स थी 190 करोड़ की। कंपनी ने सोचा हम अपना बिजनेस बंद कर देंगे, तो जब बिजनेस बंद करा तो ये एसेट्स को बेचना शुरू किया। इन एसेट से हमारे पास आए 40 करोड़। बस ये जो हम एसेट 190 करोड़ की मान के चल रहे थे, जब हमने इसे बेचना चाहा तो ये 40 करोड़ में बिकी और कंपनी हो गई बंद। अब झगड़ा इस बात हो गया 40 करोड़ मिलेंगे किसे? मिस्टर सोलोमन को मिलेंगे क्या, या फिर सोलोमन की वाइफ को मिलेंगे क्या, या फिर जो क्रेडिटर थे मिस्टर ए उनको मिलेंगे क्या? 3 ही बंदे थे। आप बताइए 40 करोड़ रुपीस किसको मिलेंगे? सोलोमन कह रहा है जी मैंने कंपनी में सबसे ज्यादा पैसा लगाया हुआ है और मेरी भी तो लायबिलिटी है, तो मैंने 100 करोड़ लगाया हुआ है, मेरे को 40 करोड़ मिलने। सोलोमन की वाइफ ने कहा अरे वो तो ऑनर है, वो तो लॉस प्रॉफिट देखेगा ही, मैंने तो किया हुआ है कंपनी को, मेरे पैसे तो सबसे पहले मिलने चाहिए। क्रेडिटर ने कहा जी मैंने भी तो माल दिया था, मेरे पैसे तो 6 महीने से उधार है और मुझे तो ब्याज भी नहीं मिलता। सोलोमन को ब्याज भी मिलता है। और वो क्रेडिटर कहने लगा जी वो तो उसकी वाइफ है, वो तो ऑनर ही एक तरह से, मैं हूं बाहर का बंदा, मुझे जरूर मिलने चाहिए। तीनों में झगड़ा हो गया। बताओ आपके हिसाब से पैसे किसे मिलने चाहिए? सर दिस इज वन ऑफ द सर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट केस। इसकी शेयर कैपिटल is 7 pounds sir. Solomon versus Solomon, the first thing that we learn while doing company secretary sir. Very good. So there's a corporate way. I did my company secretary sir. आपको कौन पढ़ा सकता है? आपको तो सब पता होगा। आप तो सर क्या बताओ, ये कंपनी एक्ट का पहला केस होता है, पहला केस फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट केस पढ़ाते हैं and sir पढ़ा हुआ होगा बिल्कुल अच्छे से। this is a corporate will sir, that it's not the of corporate will demutualization पढ़ा रहा हूँ।
लेकिन मैं पहले ही कह रहा हूँ सर, मेरे को नॉलेज आपसे ज्यादा नहीं है, आपके जितनी हो सकती है। नहीं सर, मैंने एक आपको बता दो, मैंने फाइनल कंप्लीट नहीं किया, बट मेरा माइंड इतना शार्प है। मैंने 81 में एग्जाम दिया है सर, 1981 में। तो आप दे दीजिए फाइनल। फाइनल में नहीं बैठा सर, 83 में एक बार बैठा, बिकॉज आई एम डूइंग 2 जॉब सर, ओके, बिकॉज ऑफ फाइनल क्राइसिस इन माय फैमिली। फिर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल पे ही जा रहे हैं हम वापस, बिल्कुल वही पूछ रहे हैं। तो आपका आंसर क्या है सर, किसे मिलेंगे पैसे? मिस्टर सोलोमन को सर। अच्छा, मैम का कहना है नूरानी जी का मिलेंगे सर। कुमार जी का क्या कहना है? Sir, it's a corporate wealth. The directors and the company are not one. All the money will go to Solomon only, sir. अच्छा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का मतलब तो ये होता था ना कि ऑनर को अलग नहीं मानते थे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट करता था और फिर ऑनर को पैसे नहीं मिलते थे। अगर आपको He's not liable for इसकी liability नहीं आती है सर। दूसरे सर ये केस सेपरेट एंटिटी का है, ये लॉ, का है और कॉर्पोरेट बिल तो अलग है। हाँ। तो अब ये पैसे किसको मिलेंगे? नूरानी जी का कहना है सोलोमन को मिलेंगे। कहना है अच्छा, बाकियों का क्या कहना है? सर बुक मत देखना। सर हमें जरा सीधे तरीके से समझा दीजिए। मैं बिल्कुल समझाऊंगा। बाकी लोगों का क्या कहना है? एक बार जब आप अपना दिमाग दौड़ा तो याद रहेगा। हाँ जी, और उसका क्या कहना है? जल्दी जल्दी बोल दीजिए एक बार अनम्यूट करके। क्रेडिटर को मिलना चाहिए सर। क्रेडिटर को सुजीत जी। और तो मेरे हिसाब से चीजों को रेशियो के हिसाब से पैसा लगा उसी हिसाब से लेना मिल चाहिए या किसी रेशियो में मिल जाना चाहिए? बराबर नहीं, रेशियो में मिल जाना चाहिए। और कुछ चलिए हम दो पढ़ेंगे। क्या सर? हाँ जी बोलिए। क्या क्वेश्चन था सर? क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ। कुमार जी से क्वेश्चन पूछा तो चले गए। है हाँ सर, कुमार जी आंसर नहीं दिया आपने। सर आप देंगे, कोई बात नहीं, गलती तो हो जाएगा, देना तो चाहिए। मिस्टर सोलेमन एक कंपनी है, उसमें मिस्टर सोलेमन ऑनर है और उन्होंने कंपनी में 100 करोड़ की कैपिटल लगाई हुई है अपनी। पूरा पैसा एक ही शेयर होल्डर है सोलेमन, उसने 100 करोड़ लगाएगा। उनकी वाइफ ने 50 करोड़ का सिक्योर्ड लोन दिया हुआ है और 40 करोड़ की क्रेडिटर थे उनके पास, और कंपनी के पास एसेट्स थी 190 करोड़ की, और ये इक्वल हो गई थी बैलेंस शीट। अब कंपनी ने क्या करा, 190 करोड़ की एसेट बेच के कंपनी कर दी बंद, और जब ये एसेट बेची तो उसको मिली 40 करोड़, मतलब सारी एसेट बिक गई और पैसा आया 40 करोड़। अब ये 40 करोड़ तीनों में बैठेगा, तो तीनों लड़ाई करने लगे। मिस्टर सोलेमन बोलने लगा कि भाई मैं भी तो कंपनी को पैसा देके बैठा हूं, मैं अलग हूं, कंपनी अलग है, और मैंने कंपनी को 100 करोड़ दे रखे हैं, तो ये पूरा का पूरा पैसा मुझे मिलना चाहिए। सोलोमन की वाइफ ने कहा अरे वो तो कंपनी का ऑनर है, उसे मिल जाएगा तो कोई बात नहीं, मैंने तो लोन दिया हुआ है, वो भी सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड मतलब सोलोमन की वाइफ का लोन था सिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब एसेट बेच के सबसे पहले पैसे मुझे ही मिलने चाहिए, मैंने इनके ऊपर गिरवी रखी हुई है, मैंने तभी ये लोन दिया था। तो वो कहने लगे पूरा पैसा मुझे मिलना चाहिए। क्रेडिटर सबको पता है अनसिक्योर्ड होते हैं, क्रेडिटर अनसिक्योर्ड ही होते हैं, अगर पैसा बचता है तो उन्हें मिलता है वरना नहीं मिलता। तो क्रेडिटर ने बोला अरे सर ये तो दोनों ऑनर ही है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ है तो एक ही ना, इन्हें तो पैसा मिलना ही नहीं चाहिए और पहले मुझे मिलना चाहिए। तो लड़ाई झगड़ा ये था। तो किसी का आंसर है मिस्टर सोलोमन को मिलना चाहिए, किसी का आंसर है क्रेडिटर को मिलना चाहिए, और किसी का आंसर है कि तीनों को मिलाकर थोड़ा थोड़ा दो रेशो में। लेकिन इससे पहले हम दो चीजें समझ लेंगे। पहले पैसा किसे मिलता है? सबसे पहले मिलता है अगर कोई सैलरी ड्यू हो। अगर कोई सैलरी ड्यू हो तो सबसे पहले पैसा उसे देते हैं लिक्विडेशन के केस में, ये लिख लेना अपने पास। नंबर 2 पे देते हैं सिक्योर्ड पेमेंट्स। सिक्योर्ड मतलब सिक्योर्ड लोन, जैसे आपने बिल्डिंग गिरवी रख के अगर लोन लिया होगा तो सबसे पहले पैसा उसे ही मिलेगा। अगर आपने सिक्योर्ड लोन बैंक से लिया होगा तो सबसे पहला उसे ही मिलेगा। तीसरे नंबर पे मिलता है अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड में क्या क्या जाते हैं, क्रेडिटर वगैरह सब उसी में जाते हैं, क्रेडिटर अनसिक्योर्ड ही होता है, और जितने भी आपके जो लायबिलिटी साइड में जो पैसा लिखा होगा वो सब मिल जाएगा तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे मिलता है, अब सारी लायबिलिटी पे हो गए, 2 ही बंदे बचे हैं, कौन कौन? हेलो। 4th नंबर पे मिलता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पैसा, क्योंकि शेयर जो है 2 तरह के होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर, एक इक्विटी शेयर।
इक्विटी का मतलब क्या होता है सर, मैं तो नॉर्मल शेयर होल्डर हूँ। और प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है सर, अगर कल को पेमेंट की बारी आई तो मुझे पेमेंट ऑफ डिविडेंड और पेमेंट ऑफ कैपिटल दोनों इक्विटी से पहले मिलेगा। तो इसलिए फोर्थ नंबर पे प्रेफरेंस शेयर को मिलता है और फिफ्थ नंबर पे लास्ट में पैसा मिलता है अगर कुछ बच जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर को। ये सब लिख लीजिए, जब भी लिक्विडेशन होगी तो इस सीरियल से पैसा मिलेगा। सबसे पहले अगर एम्प्लॉयज की सैलरी ड्यू है या फिर गवर्नमेंट के ड्यूज है, गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह ड्यू है, तो सबसे पहले वो पे किया जाएगा, सैलरी और गवर्नमेंट के ड्यू सबसे पहले। दूसरे नंबर पे जितनी भी सिक्योर्ड पेमेंट होगी, जो किसी न किसी चीज को गिरवी रख के ली गई है, लोन लिया गया है या सिक्योर्ड लोन है, इस तरह की जो पेमेंट होगी फिर वो पे की जाएंगी। तीसरे नंबर पे अनसिक्योर्ड लोन अगर होंगे तो वो कैपिटल से पहले पे किए जाएंगे। फोर्थ नंबर पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और फिफ्थ नंबर पे इक्विटी शेयर कैपिटल। ये लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? हाँ सर। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक मिनट लिख लीजिए। पहले नंबर पे सैलरी ड्यू है, गवर्नमेंट ड्यूज। सेकंड नंबर पे सिक्योर्ड पेमेंट्स। थर्ड नंबर पे अनसिक्योर्ड। फोर्थ नंबर पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और फिफ्थ नंबर पे इक्विटी शेयर कैपिटल। सर इसमें एक और पॉइंट आता है ना सर, डिबेंचर होल्डर डिबेंचर वो कौन सिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड होते हैं, तो उनका पेमेंट भी वही होता है ना, वो भी तो लायबिलिटी होती है ना। तो सेकंड नंबर पे कर देंगे, पहले गवर्नमेंट के ड्यूज और सैलरी देंगे, उसके बाद डिबेंचर दे देंगे। डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं। आपको पहले पता लगाना पड़ेगा कौन सी चीजें सिक्योर्ड होती हैं, कौन से अनसिक्योर्ड। तो मैं बता देता हूँ, जिसके आगे सिक्योर्ड लिखा है सिक्योर्ड होता है और डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं। जिसके आगे सिक्योर्ड लिखा है वो और डिबेंचर, ये दो सिक्योर्ड होते हैं, बाकी सब कुछ अनसिक्योर्ड होता है। चलिए आगे बढ़ता हूं। तो हमें समझ में आ गया सर, अगर इतने के हिसाब से आंसर दिया जाए तो सबसे पहली पेमेंट होगी उसकी वाइफ को। अब उसकी वाइफ का लोन है 50 करोड़ का और हमारे पास पैसा है 40 करोड़, तो बस सारे पैसे वाइफ को मिल जाएंगे, बात खत्म। अगर मान लीजिए 100 करोड़ मिल जाए तो क्या होगा? अगर 100 करोड़ मिल गए तो वाइफ को मिलेगा, तो वाइफ को मिलेगा। देखिए गवर्नमेंट ड्यूज तो है ही नहीं, छोड़ दो। जैसे मेरा फोन से हेडफोन लगे पे वो। अरे सर म्यूट कर लीजिए जो बोल रहे हैं। ਉਹ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਮੋਬਾਈਲ ਜਗਾ ਦੇ ਨਾ ਲੈ धीरज जी ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜਗਾ ਦੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜਗਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲੈ धीरज जी प्लीज म्यूट हो जाइए। इधर ना वो एक्चुअली हो गया ब्लैकआउट हो गया ना म्यूट हो जाइए बस, फिर कर दूंगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो अगर 100 करोड़ मिल जाएंगे तो सबसे पहले सैलरी देंगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की ड्यूज और सैलरी तो यहाँ पर है नहीं, तो वो तो देना नहीं है। सेकंड नंबर पे सिक्योर्ड पे उसकी वाइफ आ गई, 50 करोड़ पूरे ले लेगी अपने। अगर पैसे बचे तो थर्ड पे जाएंगे। अरे पैसे तो बच गए, 100 करोड़ मिलने थे ना, 50 वाइफ को दे दिए उसकी, बचे 50। फिर अनसिक्योर्ड पे जाएंगे, 40 मिल जाएंगे क्रेडिटर को, 40 मिल जाएंगे क्रेडिटर को। अब कितने बचे? 10 करोड़। अब अगर पैसे बचे तो जाएंगे प्रेफरेंस शेयर तो कोई है ही नहीं। अब लास्ट में जाएंगे इक्विटी शेयर, जो पैसा बच जाएगा चाहे वो 100 करोड़ से भी ज्यादा बच जाए, पूरा का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। अच्छा सोचिए, अगर 190 करोड़ की चीज बेचने निकले और वो 250 करोड़ की बिक जाए तो क्या होगा? 250 करोड़ में से 50 इक्विटी शेयर को प्रॉफिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर को प्रॉफिट हो जाएगा। 250 करोड़ में से 50 करोड़ मिल जाएंगे वाइफ को, 40 करोड़ मिल जाएंगे क्रेडिटर को और बचा हुआ सारा पैसा इक्विटी को। कितना? 160 करोड़। 100 करोड़ वाले को 160 मिलेंगे, क्योंकि लास्ट में जो भी प्रॉफिट होता है वो सारा इक्विटी का होता है, जो भी लॉस होता है वो सारा इक्विटी से ही लिया जाता है। अगर मान लीजिए यहां से सब बेच के 10 करोड़ ही मिलते तो किसको मिलते? वाइफ को। वाइफ को। तो मेरे हिसाब से ये वाला क्लियर हो गया, पैसे किसको किसको मिलते हैं? हाँ सर। यस सर। चलिए अब यहाँ पर केस ये था कि जब उसे 40 करोड़ मिलने की बात, टोटल 40 ही करोड़ मिले थे ना, और वो उसकी पूरी वाइफ को ही मिल गए थे, तो यहाँ पर क्रेडिटर्स ने केस कर दिया कि सर यहाँ पर इसकी वाइफ और सोलेमन तो एक ही हैं और वो कंपनी के ऑनर भी हैं, कंपनी और सोलेमन तो एक ही है और मैं आउटसाइडर हूं, मुझे पहले पैसा मिलना चाहिए बाद में उन्हें।
केस ये था, तो गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने ये अलाउ किया, गवर्नमेंट ने ये दिया कि सोलोमन और उसकी वाइफ अलग है और सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड एक अलग आइडेंटिटी है। जैसे क्रेडिटर ने पैसे दिए वैसे ही सोलोमन ने दिए, तो सोलोमन और सोलोमन एंड कंपनी को एक नहीं समझा जा सकता। बिल्कुल जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, इन 5 पॉइंट के लिक्विडेशन के जो रूल होते हैं उनके हिसाब से ही पेमेंट होगी। रूल के हिसाब से जो वाइफ का लोन है वो सिक्योर्ड है और जो क्रेडिटर है वो अनसिक्योर्ड है, तो पैसा सिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलेगा जो कि उसकी वाइफ है, लोन वाले को ही मिलेगा, और वो पूरा पैसा उसने उसकी वाइफ को दे दिया जज ने, और ये केस लॉ बन गया सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी लिमिटेड। और इसका कहना क्या था कि मालिक और कंपनी दो अलग अलग बंदे होते हैं, उन्हें कभी भी हम एक नहीं बोल सकते, और इसलिए ये सारा का सारा पैसा अलग अलग मान के उसकी वाइफ को मिल गया था। अब जो सर बता रहे थे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वैल्यू, वो एक दूसरा टॉपिक है, वो मैं आज नहीं ले रहा हूं, वरना वो फिर टॉपिक ही 2 घंटे का है, क्योंकि वो और आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप मेरे को उसमें क्लैरिटी देनी पड़ेगी, फिर वो 2-3 घंटे चलेगा, हो सकता है 2-3 क्लास लग जाए उसमें। तो आपका जो क्वेश्चन था कि सर कैपिटल लायबिलिटी साइड में क्यों लिखते हैं, मैंने वो भी बता दिया, और एक सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी लिमिटेड का केस लॉ भी समझा दिया। पेपर में कभी कभी सोलोमन आ सकता है, पेपर में कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए जो भी मैं बताता हूँ वो ध्यान से सुना करो। एक स्टूडेंट ने पेपर दिया और उसने मुझे बताया सर सोलर पे क्वेश्चन आया हुआ था कि सोलर की इतनी डिमांड क्यों है, आंसर था क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो आपको लगता है कि जो मैं आपको अपनी मर्जी की, क्योंकि सोलर का तो मेरा बिजनेस है इसलिए मैंने सोलर का एग्जांपल दिया था, वही पेपर में आ गया सर मेरे पेपर में भी था सोलर वाला। हाँ जी। हाँ, तो मतलब ये मत सोचो, मैं क्योंकि मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ हमेशा, मैं कभी भी एग्जांपल आपको ऐसा नहीं देता कि बना कर दे रहा हूँ, मैं हमेशा। सर रिसर्च एनालिस्ट फाइनेंशियल प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनल है क्योंकि इसने डिग्री ली है, और प्रोफेशनल बनने के लिए आपको NISM 15 की डिग्री लेनी पड़ती है। सर ये एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल है, फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड काम करता है, रिस्पॉन्सिबल है, एनालाइज करता है ये मार्केट ट्रेंड्स को और फाइनेंशियल डेटा को, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ के बताता है 3 बंदों को, किस किस को, इन्वेस्टर्स को, फंड मैनेजर को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। ढूंढता किस चीज में सर, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में और अदर सिक्योरिटीज में। अदर सिक्योरिटी में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में सर ये एग्जामिनिंग करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और फाइनेंशियल रेशियोज को। फाइनेंशियल रेशियो खुद भी बना लेता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही मैनेजमेंट से ही रिसीव करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर 4 तरह की होती है, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, फंड फ्लो एंड नोट्स टू अकाउंट्स। सर इंडस्ट्री की रिसर्च भी करता है और मार्केट की रिसर्च भी करता है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट की रिकमेंडेशन भी देता है, उसके लिए चार्ट, पैटर्न और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल भी करता है, फंडामेंटल एनालिसिस भी करता है, टेक्निकल भी करता है, और डीसीएफ अप्रोच और पीई मल्टीपल वाली भी वैल्यूएशन करता है। पीई मल्टीपल वाला का मैंने आपको सिखा दिया था टेबल बनाकर, डीसीएफ अप्रोच हम आपको 5th लेसन में सिखा देंगे। रिपोर्टिंग करता है सर, प्रेजेंट करता है, पहले रिपोर्ट लिखता है फिर उसको प्रेजेंट भी करता है, किसको, क्लाइंट को, फंड मैनेजर्स को और इन्वेस्टर्स को, और बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन देना जरूरी है, वो देगा ही देगा। सर रिस्क असेसमेंट भी करता है, एज के हिसाब से आपको कौन सी लेनी चाहिए, और आपकी, अगर आपका दिल कमजोर है तो फिर आपको इक्विटी में पैसा नहीं लगवाएगा, अगर आपका दिल कमजोर नहीं है तो फिर इक्विटी में लगवा देगा, और एज के हिसाब से भी रिसर्चमेंट करता है, और पोर्टफोलियो की स्ट्रेटेजीज भी बना के बताता है। ठीक है सर। टाइप्स ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, सर रिसर्च एनालिस्ट तो एक ही तरह का होता है, लेकिन वो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में जब उस तरह से जानने लगते हैं, जैसे एक बंदा अगर इक्विटी की रिसर्च ज्यादा करता है तो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हो जाएगा, अगर डेट की करता है तो फिक्स इनकम एनालिस्ट हो जाएगा, किसी स्पेसिफिक सेक्टर पे काम करता है तो सेक्टर स्पेसिफिक हो जाएगा, अगर अर्थशास्त्री है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिस्ट तो हो जाएगा, और टेक्निकल एनालिसिस तो टेक्निकल चार्ट, पैटर्न्स और इंडिकेटर। ये पेपर में आ जाता है कि चार्ट, पैटर्न और इंडिकेटर कौन से एनालिस्ट करते हैं, तो आप आंसर दोगे टेक्निकल एनालिस्ट। अगर क्वेश्चन आएगा चार्ट का भी यूज होता है तो आप कहोगे टेक्निकल एनालिसिस में, ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी रिसर्च एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए, पेपर में आएगा कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट है जो होनी ही चाहिए, उसका आंसर है एनालिटिकल स्किल्स, इंपॉर्टेंट होनी ही चाहिए एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल क्या होता है कि सर आपको डेटा बताया जाएगा, लेकिन जो डेटा नहीं बताया वो भी आपको पता लग जाए, कैसे होता है वो हम आपको कोर्स में समझा देंगे अपने आप। पहले स्किल्स आपके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए। दूसरा फाइनेंशियल और अकाउंटिंग नॉलेज आपको होनी चाहिए, अगर आपको अकाउंट बनाना नहीं आता, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो फिर आप बैलेंस शीट समझ भी नहीं पाओगे। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए आपको, डाटा इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। जो एनालिटिकल स्किल्स है ना ये उसी का पार्ट है, डाटा इंटरप्रिटेशन। आपको डाटा दिया जाएगा 10 चीजों का, आपको 50 चीजें समझ में आनी चाहिए, उसे बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेट करना। डाटा आपको दिया, उस डाटा से ही आप रेशो निकाल लो अपने मन में, और रेशो निकाल के आपको पता लग जाएगा कंपनी अच्छा कर रही है कि नहीं। और कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आप रिपोर्ट लिखोगे कैसे, फिर उसे प्रेजेंट कैसे करोगे, और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं तो कोई आपको पैसे क्यों देगा।
होगा उसमें एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए, डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट आना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। करियर पाथ भी हमने आपको बढ़ा दिया था कि क्वालिफिकेशन अभी क्या होनी चाहिए, NISM 15 आपके पास होना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने बताया था कि क्रेडिट साइड में हम सेल्स लिखते हैं, क्रेडिट साइड में हम सेल्स लिखते हैं रिटर्न लेस करके और क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, और डेबिट साइड में हम ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड हो, उसके कुछ एग्जांपल गिवन है, वेजेस, कैरेज इनवर्ड और फ्रेट, और भी बहुत सारे होते हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे। फैक्ट्री से रिलेटेड, बनाने से रिलेटेड अगर होंगे तो ग्रॉस लॉस आ जाता था, फिर वो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हम इधर ले आ लेते थे, उसके बाद एक्सपेंस इधर लिखते थे सारे के सारे, और इनकम इधर लिखने के बाद नेट प्रॉफिट आ जाता था। और यही नेट प्रॉफिट कहाँ चला जाता था, बैलेंस शीट में। नेट प्रॉफिट कहाँ चला जाता था, बैलेंस शीट में, रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में। ये अब एक क्वेश्चन पेपर में आया था, जरा मैं आपको बता देता हूँ, आप मुझे आंसर बताइएगा। कंपनी को 50 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये मुझे किसी स्टूडेंट ने बताया, कल उसका पेपर था, उसके पेपर में आया था, इसलिए बहुत। कंपनी को 50 लाख का प्रॉफिट हुआ और कंपनी ने उसमें से 25 लाख रुपए 30 लाख रुपीस का डिविडेंड दे दिया। मतलब कंपनी को 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसमें से 30 लाख बांट दिए, बचे हुए 20 लाख नहीं बांटे। तो रिजर्व एंड सरप्लस का पहले से जो बैलेंस था वो 40 लाख था, ओल्ड बैलेंस। तो वो पूछ रहा है कि रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस बताओ। 60 लाख। म्यूट कर लीजिए। और किसी का कोई आंसर? सर 20 लाख ही आएगा ना, 20 लाख ही आएगा ना। क्या कह रहे हैं? 20 लाख का प्रॉफिट है, 40 उसका रिजर्व सरप्लस 20 लाख था ओल्ड बैलेंस, और नया 20 लाख आया तो 40 लाख इस तरह से हुआ ना। मतलब 40 पहले से था, 20 और आगे, 60 आंसर हुआ ना आपका। 60 लाख हुआ फिर। और कोई आंसर किसी का 60 के अलावा? राधा जी आज आप बोली नहीं, क्या हो गया? हमारा ये थोड़ा नेटवर्क इशू है सर, इसलिए नहीं बोल रही। ओके, नेटवर्क से कट हो गया, आप जो बोले अभी। वही आंसर है। अच्छा, सर एक बार रिपीट कर सकते हैं सर? हाँ, क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं आपको। हाँ हाँ बस। क्वेश्चन का Only 50 lakhs, not this one sir. Last part. देखिए, You have a 50 lakhs profit आया तो रिजर्व एंड सरप्लस का ओल्ड बैलेंस 40 लाख गिवन है, करंट ईयर में 50 लाख का प्रॉफिट हुआ और कंपनी ने 30 लाख का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। तो रिजर्व एंड सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस बताना है। तो इसका आंसर ऐसे ही होगा, 40 लाख तो पहले से था, 50 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो 60 लाख का क्लोजिंग बैलेंस बचा। क्योंकि प्रॉफिट जो होता है 50 लाख वो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट ही होता है, तो इसलिए वो प्रॉफिट को हम रिजर्व एंड सरप्लस में ही कर डाल देंगे। तो टोटल इसका आंसर आ जाएगा 60 लाख। तो ये पेपर में आया था, लेकिन जिसको ये आया था वो बंदा 20 लाख लिख कर आ गया कि 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, 30 लाख बांट दिए, 20 लाख बचे। वो ये वाली चीज नहीं पता थी कि सर ये प्रॉफिट को रिजर्व सरप्लस में जोड़ना है, तो उन्हें लगा सर क्वेश्चन में लिखा था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 50 लाख का प्रॉफिट हुआ और 20 लाख हमने रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर कर दिया, 25% हमने डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट किया। अच्छा, ये भी लिखा फिर, और रिजर्व सरप्लस का बैलेंस पूछ लिया। तभी तो मेरा ही तो था वो, मैंने तो कभी 20 लाख लिखा, मैंने क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था 20 लिखा। देखिए, बताना नहीं होता है, किसी को भी हम कुछ भी कहते रहे, बताना नहीं होता, मेरा ही था। तो खैर, अब आपको अच्छे समझ में आ गया रिजर्व सरप्लस का पार्टी है, आपने सही किया था। लेकिन मैं इन लोगों को इसलिए ऐसे बोलता हूँ जिससे याद रखें कि देखो दूसरे का गलत हुआ था, हमें ठीक करना है। नहीं, वो समझ गया था मैं आपके बात से। मेरे थोड़ी सी भावनाओं को समझिए, हम जानबूझ के ना ऐसा बताते हैं कि गलत हो गया, जिससे कि ये गलत ना करें। तो सबको समझ में आ गया रिजर्व सरप्लस का आंसर 60 लाख क्यों आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। अब हम करेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या क्या आता है। देखो, इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग है, सिक्योर्ड है। लॉन्ग टर्म बुक लायबिलिटी भी। हाँ जी, कोई क्वेरी हो तो बोलिए। जरा मेरी बैटरी डाउन है, वो लगा देता हूँ। मेरी नहीं, मतलब मेरे कोई क्वेरी किसी की? sir, long term is more than 1 year, it's okay, but other long term what is it? लॉन्ग टर्म बोरिंग का मतलब होता है जो हमने 2-4 साल 5 साल के लिए कम से कम लियो, 1 साल से ज्यादा नहीं होगी तो वो लॉन्ग टर्म बोरिंग हो जाएगी, 1-2 साल से ज्यादा। वो मालूम है सर। What is other long term? अदर लॉन्ग टर्म मतलब कि एक तो होता है लॉन्ग टर्म लोन
और एक होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लोन मतलब बैंक से लोन लिया, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मतलब हमने किसी से 5 साल के लिए उधार ले लिया, तो वो लोन तो नहीं है ना, वो तो एक तरह का पेपर लोन है। या हमने किसी से माल उधार ले लिया तय करके कि भैया पेमेंट 2 साल बाद ही देंगे। या फिर हमने किस्तों पे किसी से मशीनरी उठा ली, तो मशीनरी एसेट साइड में लिखी जाएगी, और जो किस्तें ड्यू है वो एसेट लाइबिलिटी साइड में लिखी जाएंगी, तो वो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी। लाइबिलिटी का ही पार्ट है सर अगर डिबेंचर्स या बॉन्ड हमने इश्यू किया है वो भी यहाँ पर आएगा क्या? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड आ रहे हैं कि लाइबिलिटी में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म में क्या आएगा, शॉर्ट टर्म में क्या आएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ऐसे। करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है? करंट लाइबिलिटी वो जो 2-3 महीने में हम पे कर देंगे। देखिए नाम लिख लीजिएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग तो आती है उसके अंदर। शॉर्ट टर्म बोरिंग ट्रेड पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर्स। अदर करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है? देखिए आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू, कि हमने किसी के 100 रुपए देने हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसा एक्सपेंस जो देना बाकी है, तो वो हमारी करंट लाइबिलिटी होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसे ही प्रीपेड इनकम या एडवांस इनकम भी बोलते हैं इसे। ऐसी इनकम जो आपने मुझे एडवांस ही दे दी, अरे एडवांस दे दी तो कोई मेरी थोड़ी हो गई, क्या पता वापस ही मांग लो, तो जब तक कि मैं वो वाला काम कर ना दूं तब तक वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। मान लीजिए आपने NISM 8 पढ़ने की फीस मुझे आज ही दे दी, तो कोई दे दी तो कोई मेरी इनकम थोड़ी हो गई, वो मेरी लाइबिलिटी है, क्योंकि जब तक मैं NISM 8 पढ़ा ना दूं आपको तब तक वो मेरी नहीं हुई, तब तक मैं उसे लाइबिलिटी में दिखाऊंगा। जिस दिन पढ़ा दूंगा उस दिन लाइबिलिटी में से निकाल के इनकम में डाल दूंगा। ये वाली बात समझ में आ गई, एडवांस इनकम वाली? यस सर। एडवांस इनकम लाइबिलिटी में आएगा, समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड। तो ये भी प्रैक्टिकल अप्रोच थी पूरी। आगे बढ़ते हैं, एसेट साइड में आ जाते हैं। फिक्स एसेट दो तरह की होती है, या तो मुझे छू सकते हैं या नहीं छू सकते। जिसे छू सकते हैं वो टेंजिबल, जिसे नहीं छू सकते वो इनटेंजिबल। टेंजिबल तो आपको पता है, बहुत सारी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, पेटेंट राइट, और पेटेंट नहीं होगा सॉरी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, और जी इसमें आ जाएगा आपका कंप्यूटर, बुक्स, ये सब फिक्स में आ जाएंगे टेंजिबल में। इंटेंजिबल में आ जाएगा पेटेंट राइट, कॉपीराइट, गुडविल, ये सब। उसके बाद करंट एसेट। करंट एसेट मतलब 2-3 महीने में चेंज होती रहती है, जैसे कि इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को स्टॉक भी बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल को डेटर्स भी बोलते हैं, कल बहुत सारे नाम बताए थे मैंने इसके। कैश एंड बैंक बैलेंस आपको पता ही, और बची हुई करंट एसेट में क्या आ जाएगा, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस, हमने किसी को एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया तो हमारी एसेट, हम चाहे तो उससे वापस ले लेंगे। या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम, हमने पढ़ा तो दिया आपको, आपने फीस नहीं दी, तो उसे बोलेंगे मेरी इनकम आउटस्टैंडिंग है, अभी लेनी बाकी है, तो उसे आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं, एक्रूड इनकम भी बोलते हैं, ACCRUED, एक्रूड इनकम। एक्रूड मतलब कमा ली गई इनकम, कि मैंने कमा ली लेकिन मुझे मिली नहीं, तो एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम भी हमारा एसेट साइड में आ जाता है। ये रट्टा मारना है, गलत मत कर देना। समझ में आ गया एक्रूड इनकम इधर क्यों आया? क्योंकि मैंने कमा ली है लेकिन आपने दी नहीं, मेरी एसेट है, मैं कभी भी मांग सकता हूं आपसे। किसको यहां तक कोई क्वेरी है सर, ये चीज समझ में नहीं आई तो बोलिए। तो सर कोई क्वेरी नहीं है किसी की? आगे बढ़ जाऊं? यस सर। इतना तो मैंने कल पढ़ा दिया था, अब मैं आज नया पढ़ाने वाला हूं आगे का। इसमें लिखा हुआ है नोट्स, शेयर कैपिटल रिजर्व रिफ्लेक्ट द फंड रेज फ्रॉम शेयर होल्डर। की कह रहा है ये जो रिजर्व है ना, ये शेयर होल्डर का ही पार्ट है। ये रिजर्व किसे मिलेंगे बाद में? इक्विटी शेयर होल्डर की होते हैं बाद में। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड मतलब हर साल मैंने थोड़े थोड़े पैसे जो गुल्लक में जमा करे वो एक्यूमुलेट करे, इकट्ठा किया, उसी को बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। जो प्रॉफिट हम हर साल थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते रहते हैं, जो हम डिविडेंड के रूप में नहीं बांटते और वो इकट्ठा होता रहता है, वो रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाता है। जरूरत पड़ने पे बाद में हम चाहे तो रिजर्व एंड सरप्लस में से डिविडेंड दे सकते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे बड़ा किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का। ये पेपर में आ सकता है कि रिजर्व एंड सरप्लस बाद में किसको मिलेगा अल्टीमेटली? इक्विटी शेयर होल्डर को। बोरोइंग, बोरोइंग दो तरह की होती है, लॉन्ग टर्म पेबल ओवर अ पीरियड लॉन्गर देन अ ईयर, जो 1 साल से बड़ी हो, एंड शॉर्ट टर्म जो 1 साल से कम हो। फिक्स एसेट इंक्लूड टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट, जो बिजनेस प्रीमाइसेस में यूज करोगे आप। करंट एसेट्स वो होती हैं जो एसेट एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर, जो 2, 4, 6 महीने के अंदर कैश में हो जाएंगी। इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या होता है? सम ऑफ लायबिलिटी एंड इक्विटी मस्ट बी इक्वल टू द टोटल एसेट। कह रहा है जो लायबिलिटी और इक्विटी का टोटल करोगे ना, ये वाला,
ये टोटल इसके इक्वल होना चाहिए, हमेशा एसेट और लायबिलिटी बराबर होनी चाहिए, तभी बैलेंस शीट मैच होगी। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। कह रहा है ये दिस फॉर्मेट कैन बी टेलर्ड, टेलर्ड मतलब बदला भी जा सकता है, टू मैच द स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलोड बाय द कंपनी। कह रहा है जो आईसीआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए हुए ना, आईसीएआई की फुल फॉर्म क्या थी? बोलिए। आईसीए Institute of Chartered Accountants of Indian Institute of Chartered Accounting. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कभी कभी ये भी आ जाता है पेपर में कि क्या आता है पेपर में, वो पूछ लेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने बनाई है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का दूसरा नाम भी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और कभी कभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड भी लिख देता है, अकाउंटिंग हटा देता है उसके अंदर से, जिससे कि आप पकड़ ना पाओ। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ही बात है, बनाए किसने? आईसीएआई ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने बनाए। चलिए, तो वो कह रहा है बिलो इज अ सिंपल फॉर्मेट ऑफ, अब हम आपको बताएंगे आज कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि 3 मेन सेक्शन में डिवाइडेड होता है पहले से। उसकी 3 एक्टिविटी क्या होती है, एक तो ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर वो बोल ले कि कितनी एक्टिविटी होती है एक्टिविटी, तो आप और अगर वो बोले कितने पार्ट होते हैं, तो आप आंसर दोगे 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से वो बताते हैं। देखिए, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो 3 एक्टिविटी होती है टोटल। पहली होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या हो रहा है, अपने आप डिलीट हो रहा है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो ही नहीं रहा वहां पर। ठीक है, एक ऑपरेटिंग हो गई, एक ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग, एक फाइनेंसिंग, 3 तो एक्टिविटी होती है। और एक फोर्थ पार्ट होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये फोर्थ पार्ट होता है, यानी कि जब कैश फ्लो या फंड फ्लो स्टेटमेंट बनता है तो टोटल 4 पार्ट में बनता है। पहला पार्ट क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा फाइनेंसिंग और चौथा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लेकिन जो स्टार्टिंग के 3 पार्ट होते हैं उन्हें हमें बोलते हैं एक्टिविटी, और जो फोर्थ पार्ट होता है वो एक्टिविटी नहीं है, वो सिर्फ कैश का बैलेंस है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो एक्टिविटी नहीं है। तो अगर पेपर में पूछे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी एक्टिविटी होती है, तो आंसर आएगा 3। और अगर पूछे कैश फ्लो स्टेटमेंट कितने पार्ट में बनता है, तो आंसर आएगा 4। ये बात सबको समझ में आ गई? Yes sir. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 और 4 में कंफ्यूज नहीं होना। अब हम आपको बताते हैं चारों चीजें होती क्या है। नीचे से शुरू करूंगा। सबसे पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। देखिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश ही आता है बस, या तो कैश आता है, या तो कैश आता है या कैश इक्विवेलेंट आता है। मतलब क्या, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये 3। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस लिखना है, फिर कितना डिफरेंस हुआ वो लिखना है, और फिर क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा पूरा। कोई प्रॉब्लम? सबसे पहले ओपनिंग, मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी ऐसी सिक्योरिटी जिसे हम कभी भी बेच सकें, तो वो कैश के इक्विवेलेंट ही मान ली जाती है। तो कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये 3 चीजें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होती है। इसमें जोड़ के ओपनिंग बैलेंस लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के क्लोजिंग लिखना है, फिर क्लोजिंग में से ओपनिंग लेस करके बीच में लिख देना है। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो बन गया। इजी है ना बिल्कुल? सर इन्वेंट्री आपका मार्केटेबल सिक्योरिटी होता है क्या? नहीं, इन्वेंट्री तो स्टॉक होता है, वो तो सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी का मतलब, सर कौन है कीजिए, सिक्योरिटी का मतलब होता है शेयर, कोई ना कोई शेयर, डेट वगैरह। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब कोई ना कोई इक्विटी, शेयर या बॉन्ड। सिक्योरिटी का मतलब ये वो नहीं है कि आपने सिक्योरिटी दी किसी को। सिक्योरिटी का मतलब है कोई ना कोई यूनिट, फाइनेंशियल
टर्म्स में सिक्योरिटी का मतलब शेयर। तो कैश, बैंक और ऐसा शेयर जिसे आप कभी भी बेच सके, यानी कि कोई एफडी हो, बॉन्ड हो, तो वो मार्केट, तो फिर वो एफडी नहीं आएगा इसके अंदर, मार्केटेबल सिक्योरिटी आएगी। मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब जो एक दिन में भी बेच सके। एफडी तो 1 साल के लिए की जाती है, 2 साल के लिए, तो फिर तो 1 साल बाद ही टूटेगी वो, तो उसे नहीं इसके अंदर लेते। मार्केटेबल सिक्योरिटी अगर लिखा होगा तो उसमें ऐड करना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अच्छा समझ में आ गया। ओपनिंग बैलेंस लिखना है, क्लोजिंग लिखना है और दोनों का डिफरेंस को बीच में लिख देना है। अगला है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए याद कर लीजिए, अगर पैसा आए, अगर मनी रिसीव करोगे तो प्लस करोगे, अगर मनी पे करोगे तो माइनस करोगे। अब क्या पे और क्या माइनस वो देख लो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर से इशू किया, मुझे बताओ जब शेयर इशू करते हैं तो पैसा आता है कि जाता है? आता है। कोई ऐसा भी है जो कह रहा है इशू करने पे तो पैसे देने पड़ते हैं? वेरी गुड। जब शेयर इशू करते हैं तो कंपनी को पैसा मिलता है, तो जब शेयर इशू किया होगा तो उसे ऐड कर देना, और अगर शेयर रिडीम करे होंगे तो पेमेंट करना है, पेमेंट करना है। तो उसे माइनस कर देना। अच्छा, अगर लोन लोगे, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तो अगर लोन लिया है तो उसे ऐड कर देना, अगर लोन पे किया है तो उसे लेस कर देना। अच्छा ये बताओ, इंटरेस्ट पे किया लोन पे, डिविडेंड पे किया, तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो डिविडेंड पे किया तो उसे लेस कर देना, इंटरेस्ट पे किया तो उसे भी लेस कर देना। अच्छा, अगर इंटरेस्ट मिला तो आएगा प्लस। अगर इंटरेस्ट मिला या डिविडेंड मिला तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा ही नहीं, क्योंकि कभी भी जब इंटरेस्ट मिलेगा या डिविडेंड मिलेगा वो किस पे मिलेगा? इन्वेस्टमेंट पे, और इन्वेस्टमेंट वाली एक्टिविटी में जाएगा, फाइनेंसिंग में नहीं जाएगा। तो अगर आपने डिविडेंड पे किया या इंटरेस्ट पे किया तो फाइनेंसिंग में जाके लेस हो जाएगा, लेकिन अगर डिविडेंड मिला और इंटरेस्ट मिला तो वो ऐड होएगा, लेकिन ऐड कहाँ जाकर होएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हम इन्वेस्टिंग पे ही जा रहे हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर आपने इन्वेस्टमेंट बाय की, ये प्लस वाले बता रहा हूं, ये माइनस वाले, अगर इन्वेस्टमेंट बेची तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा सर, पैसा आएगा। आएगा। सोल्ड की तो प्लस कर देना, इन्वेस्टमेंट परचेज की और तो माइनस कर देना। अगर इंटरेस्ट मिला पैसा आएगा तो प्लस कर देना, अगर इंटरेस्ट मिला तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस करना, अगर इंटरेस्ट दिया तो फाइनेंसिंग में जाके लेस करना। ऐसे ही अगर डिविडेंड मिला तो इन्वेस्टिंग में प्लस करना, और अगर डिविडेंड दिया तो फाइनेंसिंग में जाके लेस करना। अगर फिक्स एसेट बेची तो इन्वेस्टिंग में प्लस करना, अगर फिक्स एसेट बाय की इन्वेस्टिंग में लेस करना। इतना सबको समझ में आ गया और सबने नोट भी कर लिया? यस सर। चलो तो एक क्वेश्चन का जवाब दो फिर इसी बात पे। पेपर में आया था ये भी, ध्यान से समझना। सर एक कंपनी ने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 120 करोड़ में बेच दी, 20 करोड़ का प्रॉफिट भी हो गया। ठीक है, 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को 120 करोड़ में बेच दिया और 20 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। बताओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या जाएगा? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सर, एंड प्रॉफिट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जाएगा, प्लस होगा कि माइनस? सेल ऑफ इन्वेस्ट होगा तो प्लस होगा सर। होगा। पैसा आएगा तो प्लस होएगा। कितना प्लस होएगा? 100, 20 या 20 खाली 20 करोड़। हाँ 20 लाख। 20 करोड़। नहीं सर 120 करोड़, 120 करोड़ सर। 120 करोड़, 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी वो जब हमने की थी तो 100 की थी, अभी हमने 120 में सेल कर दी। तो 120 करोड़ आया ना घर में सर। वेरी गुड। कौन कौन कहता है 120 आएगा? भैया सब अनम्यूट करो, अपना आंसर बताओ।
सर 20 आएगा। 20 20 है सर 2 करोड़ तो उसमें 120 आएगा। सर 120 आएगा। आएगा इसका 120 आएगा माइनस तो 100 करोड़ हो जाएगा। अच्छा, जो 20 वाले हैं वो बताओ कौन कौन है? 20 वाले कौन कौन है? हैंड रेज हो रहे हैं शायद। 20 वालों ने हैंड रेज किया क्या? यस सर। अच्छा, दिखाओ एक बार और, करो, मुझे दिख नहीं रहे। अरे कहाँ है ये हैंड रेज? दिख ही नहीं रहे। चलिए, तो 20 वाले गलत है। देखिए, हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है कितना कैश आया और कितना गया वो बताना है। कितना कैश आया इन्वेस्टमेंट बेचने से? 120 करोड़ 120 करोड़ 120 पूरा आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कितना पैसा आया? 120। अच्छा, अगर बताओ 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को 80 करोड़ में सेल किया हो तो कितना आएगा? 80 करोड़ 80 करोड़। क्योंकि पैसा कितना है तो हमें मतलब नहीं है कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ। जितना भी 20 पैसा करोड़। आया उतना ऐड कर देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये पेपर में क्वेश्चन आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जितना भी पैसा आता है वो लिखा जाता है। अच्छा बताओ, अगर हमने 100 करोड़ के शेयर 100% प्रीमियम पे इशू कर दिए तो कितना आएगा और कहाँ आएगा? शेयर कैपिटल 200 100 फंड फ्लो में शेयर 100% प्रीमियम पे इशू कर दिए तो 200 करोड़ कैश फ्लो में आएगा। कैश फ्लो में कहाँ आएगा? इन्वेस्टमेंट हुआ है 200 करोड़ का तो पैसा तो घर में आया ना 200 करोड़। फाइनेंशियल एक्टिविटी जी सही बोल रहे हैं, अभिमन्यु जी सही बोल रहे हैं, राधा जी सही बोल रही हैं। ये बताइए, फाइनेंशियल एक्टिविटी हाँ राधा जी बताइए, फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा कितना आएगा? शेयर इशू जितना भी हुआ उतना 100 अमाउंट शेयर इशू किए थे 100% प्रीमियम 100 प्लस 100 200 200 आएगा। आप कह रहे हो 100 करोड़ के शेयर थे लेकिन हमने 100 करोड़ में इशू नहीं करे, 100% प्रीमियम लेके इशू करे। मतलब 100 करोड़ के आइटम को 200 करोड़ में सेल किया। 200 करोड़ के शेयर इशू करे तो हमारे पास पैसा कितना आया होगा? 200 करोड़। तो राधा जी का कहना है कि 200 करोड़ पूरा का पूरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। अब राधा जी ये बताइए, ये प्लस होगा कि माइनस? प्लस सर प्लस। कौन कौन कह रहा है कि राधा जी ने सही आंसर दिया? म्यूट खोलिए अपना, अनम्यूट कीजिए और आंसर दीजिए। राधा सही है। कौन कह रहा है राधा जी गलत है? क्योंकि मैं गलत के साथ हूं, मेरे हिसाब से गलत है। बताओ कौन कह रहा है गलत है कोई? कोई नहीं है तो चलो फिर सही होंगी। जब कोई नहीं कह रहा तो सही है बिल्कुल। हमने 100 करोड़ के शेयर इशू किए, 100% प्रीमियम पे करे तो कंपनी को कितने मिले? 200 करोड़। वो 200 करोड़ पूरे के पूरे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से कैश फ्लो का आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश समझ में आ गया है। ये तीन चीजें अच्छे समझ में आ गई। यस अब जो बचा वो ऑपरेटिंग में जाता है। अब ऑपरेटिंग में सोचना कैसे होता है जरा ध्यान समझिएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पीएल अकाउंट की तरह बनता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उल्टा होता है सब कुछ। जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर होगा, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, उसे ऐड कर देंगे। लिख लीजिए चीजें अपने पास। अब मैं सिखा रहा हूं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी। sir small doubt sir बोलिए। in shares में different kinds of shares are there sir है ना? जो कुछ भी शेयर है वो सब it will come in financial activity only sir, whatever it is meaning financial share not कोई सा भी डिबेंचर हो, कोई सा भी लोन हो, सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी। okay sir thank you हाँ जी, तो मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी बता रहा था, उस पर आ जाते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो स्टेटमेंट दो तरीके से बनता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड,
एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड तो इजी है, वही वाला तरीका, कैश आया तो प्लस, मान लो सेल हुई तो प्लस, परचेज हुई तो माइनस। फिर मान लो रेंट पे किया, रेंट पे, अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा तो ऑपरेटिंग में ऐड। जी नूरानी जी बताइए, इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो ऑपरेटिंग में क्या होगा? प्लस होगा सर। तो नूरानी जी का आंसर है प्लस। चलिए राधा जी आप बताइए क्या होगा इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो ऑपरेटिंग में? सर इंटरेस्ट रिसीव यहाँ नहीं आएगा। हाँ क्या बताया मैम? आई डोंट नो। सर इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में जाएगा, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट यहाँ नहीं आएगा हाँ ठीक है, कहाँ जाएगा सर सुदीप जी? सर, वो तो इन्वेस्टिंग में जाएगा सर। हाँ तो नूरानी जी याद आ गया? याद आ गया सर। हाँ तो गलती नहीं करनी है, वो पेपर में ऐसे ही आएगा उल्टा सीधा क्वेश्चन जो आप गलत कर दो। वो पूछेगा इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहाँ जाएगा, आपको आंसर लिखना है नोवेयर, कहीं नहीं जाएगा। ओके सर। हाँ तो इंटरेस्ट रिसीव जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस ऐड हो जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट भी हुआ होगा। तो चलिए अब हम डायरेक्ट मेथड पे जा रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में तो कैश अकाउंट की तरह करना होता है, अगर पैसा आ रहा है तो प्लस, जा रहा है तो नेगेटिव। लेकिन इन्वेस्टिंग वाली एक्टिविटी का यहाँ मत डाल देना और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का यहाँ पर मत डाल देना, बाकी सब चीजें यहाँ पर डाल देना। डायरेक्ट मेथड तो इजी है, ये तो आप कर लोगे। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखा जाता है, जो भी आपकी स्क्रीन दिख रही है। इनडायरेक्ट मेथड। पेपर में अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि इनडायरेक्ट मेथड से अगर हम कैश फ्लो बना रहे हैं तो इंटरेस्ट रिसीव कहाँ जाएगा, तो मैं बताऊंगा कहाँ जाएगा। फिर उसके अंदर नॉन साहब का स्क्रीन नहीं आ रहा। स्क्रीन में दिख रही है आपको। प्लीज सर। कर रहा हूँ। डायरेक्ट मेथड में सैलरी, डायरेक्ट मेथड में तो जो भी खर्चे होंगे वो सब, अगर खर्चा है तो लेस कर दो और अगर इनकम है तो ऐड कर लो। वो मैंने ऐसे एग्जांपल दिया था, जैसे मान लीजिए सेल हुई, ये पहला सेल था, सेल हुई तो ऐड कर दो। इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो कुछ आएगा ही नहीं यहाँ पर, फिर तो इन्वेस्टिंग में जाएगा। परचेज की तो लेस करो, रेंट पे किया तो लेस करो, जो भी खर्चे हुए वो लेस, जो भी इनकम हुई वो ऐड। डायरेक्ट मेथड तो इजी है। अब इनडायरेक्ट पे आ जाओ, पेपर में इनडायरेक्ट ही आएगा, डायरेक्ट आएगा भी नहीं। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हमारे को नेट प्रॉफिट गिवन होता है, तो नेट प्रॉफिट के अंदर हम नॉन कैश एक्सपेंडिचर को तो कर देते हैं ऐड। नॉन कैश एक्सपेंसेस है तो ये एक्सपेंसेस, इसे लेस करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि कैश की नेचर का नहीं है तो इसे वापस ऐड बैक करते हैं, ऐड करते हैं। और नॉन कैश इनकम को लेस करते हैं। सर ये नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन कैश इनकम होते क्या है वो बता रहा हूं। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, जैसे अभी 20 लाख का लॉस हुआ था ना, तो वो जो 20 लाख का लॉस था वो इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके ऐड हो जाएगा। वो जो 20 लाख का लॉस हुआ हमें, अगर यह प्रॉफिट होगा तो लेस हो जाएगा। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट लिखते चलिए अपने पास। सर नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम ऐड कर देंगे और नॉन कैश इनकम को हम लेस कर देंगे। ऐसे ही एक्सपेंस रिलेटेड टू अदर एक्टिविटी, यानी कि वो इंटरेस्ट पे, डिविडेंड पे, उनको हम वापस ऐड बैक करेंगे। यहाँ पर ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएंगे और जहां पर जहां होना था वहां पर भी होंगे, दो जगह होंगे। फिर वो अपनी जो फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग में जहां जाने थे वहां तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं तो फिर वो ऑपरेटिंग में भी उल्टा होगा। उनका एक्सपेंस है तो ऐड होगा, इनकम है तो लेस होगी। इनकम ऑफ अदर एक्टिविटी। तो मैंने दो चीजें बताई आपको, एक तो नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश इनकम, एक्सपेंस और इनकम रिलेटेड टू अदर एक्टिविटी। ये चारों चीजें याद हो गई। सर एक बार फिर से बताइए सर, नहीं समझ में आया। एक तो मैंने बताया रिपीट कीजिए सर। एक तो मैंने बताया नॉन कैश और एक मैंने बताया वही अदर एक्टिविटी। अदर एक्टिविटी मतलब जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में आ गया,
वो, और वो दो ही चीजें होती हैं बस, डिविडेंड पेड और डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट पेड इंटरेस्ट रिसीव, और कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो नहीं याद भी कर सकते हैं। अदर एक्टिविटी की तो सिर्फ 4 चीजें हो सकती हैं, डिविडेंड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीव, बस यही हो सकती है। और नॉन कैश की क्या हो सकती है? सर कोई फिक्स एसेट बेचने में प्रॉफिट या लॉस हो गया, वो नॉन कैश होता है। कोई चीज राइट ऑफ कर दी, मतलब लिखा हुआ है मान लीजिए डेप्रिसिएशन, नॉन कैश के अंदर डेप्रिसिएशन दिया जाता है, डेप्रिसिएशन लिख लीजिए। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट लिख लीजिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट लिख लीजिए। गुडविल राइट ऑफ लिख लीजिए, कोई चीज राइट ऑफ कर दी, ये होते हैं उसके एग्जाम। डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, या फिर प्रॉफिट भी हो सकता है। गुडविल राइट ऑफ भी हो सकता है, गुडविल राइट ऑफ भी तो डेप्रिसिएशन होता है, मैंने बताया था। और भी कोई चीज राइट ऑफ, अमोर्टाइज भी बोलते हैं उसे। अमोर्टाइज भी बोलते हैं। तो अगर कुछ अमोर्टाइज हुआ होगा तो वो भी एड बैक हो जाएगा, एड बैक। एक्सपेंस होगा तो ऐड होगा, प्रॉफिट होगा तो लेस होगा, उल्टा होता है। नोट कर लिया सबने? याद भी हो गया? कोई क्वेरी? सर मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण जो है तो उसका कैश फ्लो एक बार समझा दीजिए, उसमें माइनस माइनस बोल तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मेरे को। अच्छा, ये सच बताओ, आपने क्रेडिट एक्सेस के शेयर लिए हुए हैं ना? नहीं लिए नहीं है सर, मैंने उसको देख रहा था, मैं आपको व्हाट्सएप पे करके दीजिए, उसको एक बार देखिए अभी ये वाला जो बैच है ना, अभी उसकी पोस्ट हाँ है। अगर मैं इस वाले बैच हाँ। में क्रेडिट एक्सेस खोलकर बैठ जाऊंगा भैया, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं सिर्फ उसमें जो कैश फ्लो वाले जो डेटा है ना, वो प्लस माइनस मेरे को वो समझ नहीं आ रहा बस। अरे तो इन्हें भी समझ तो में जैसे नहीं अभी आएगा। आपको जब आपका समझ में नहीं आ रहा तो ये नए हैं, इनको भी नहीं आएगा, आपको अलग से समझ में। हाँ ठीक है ना सर, चलेगा। क्योंकि सर, आपको नहीं समझ में आ रहा, ये तो नए हैं, कहेंगे पता नहीं क्या समझा दिया, और टाइम भी नहीं कम लगा बाकी देगा, फिर लंबी हो जाएगी। बाकी सबका मैंने देखा तो वो तो समझ में आ गया प्लस माइनस, पर उसी का नहीं आ रहा था, तेरे को ये समझ में नहीं आया। अरे समझ में आ जाएगा, असल में बैंकिंग कंपनी है ना, तो आपको ये लग रहा होगा हाँ। कि इंटरेस्ट पे कर रहा है तो ये लेस ऐड क्यों हो रहा है। अरे बैंकिंग कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है, और वो जो इंटरेस्ट है उसकी फाइनेंसिंग में नहीं जाएगा, ऑपरेटिंग में जाएगा, उसके लिए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो। सर रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है कि अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल विद फिगर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। सर कराएंगे, इन लोगों का बैच पूरा हो चुका है, ये पेपर देने वाले हैं बस कर। अच्छा, ओके। करा चुका हूँ। आपका जब 5th लेसन आएगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी दिखाएंगे आपको। यस सर, ओके सर, ओके। तो कर लिया है ना पूरा बैच, इनको तो पता है सब कुछ। आपका नंबर जब आएगा पूरा सिखाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ प्रैक्टिकल कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, इनको सबको करा चुका हूँ। ये तो रिवीजन कर रहे हैं आज बैच में ना, इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ। आज टाइम ही नहीं बचा है, 15 मिनट बचे हैं 10 बजने में। वो अगर मैं कराने बैठ गया तो 11 बज जाएंगे, फिर आपको नींद आएगी और बीच में रह जाएगा, नहीं तो इसलिए नहीं करा रहा हूँ। तो सूर्यवंशी जी आपको मैं अलग से बिल्कुल करा दूंगा, कभी भी कोई भी क्लास होगी या अलग से लाइव मैं आपको क्रेडिट एक्सेस करा दूंगा, आज कल नहीं करा। हाँ सर। हाँ, तो कैश फ्लो सबको समझ में आ गया अच्छे से? सर ये फाइनेंसिंग में जो भी कंपनी उधार ले रही है या मार्केट से पैसा ले रही है, लोन ले रही है या बॉन्ड, बिल्कुल वो सब फाइनेंसिंग है। इन्वेस्टिंग में वो कहीं पर लगा रही है पैसा, कहीं पर नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट में फिक्स एसेट में। अगर वो माल खरीदेगी बहुत सारा, 1 करोड़ का उसने गुड्स खरीदे, वो नहीं आएगा यहाँ पे। सर ये जिसको आवाज आ रही है प्लीज म्यूट। सर अगर ये पेटेंट वगैरह है वो यहाँ पर नहीं आएगा। पेटेंट को पेटेंट में पैसा लगाया तो इन्वेस्टिंग में आएगा। पेटेंट में पैसा लगाया तो इन्वेस्टिंग में आएगा, क्योंकि फिक्स एसेट ही खरीदी है। पेटेंट अगर आपने खरीदा है तो पैसा फिक्स एसेट में गया है, तो वो इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। फिक्स एसेट का मतलब फिक्स एसेट, जो एसेट सेट में दिखाई दे। लेकिन आपने स्टॉक खरीदा बहुत सारा, तो वो स्टॉक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो परचेज है, वो ऑपरेटिंग में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो आज हमने आपको सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट सिखाया है और इसकी 3 एक्टिविटी होती है और 4th होता है उसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो हमने आपको बता दिया। अगली चीज हम बता रहे हैं व्हाट इज चाइनीज वॉल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी ने मुझे बताया था कि इस बार आया है ये क्वेश्चन, और आज जो बच्चे पेपर देके आए उनके यहाँ भी आया, और जितने भी देकर आ रहे हैं सबके में आ रहा है चाइनीज वॉल का क्वेश्चन। मतलब ये 1-2 नंबर का पेपर तो आपको पता चल गया पहले, ये आएगा ही आएगा। तो व्हाट इज चाइनीज वॉल? चाइनीज वॉल क्या है सर? ये बहुत बड़ी वॉल होती है। तो बिजनेस में क्या मतलब है चाइनीज वॉल का? सर हम बिजनेस में चाइनीज वॉल को फॉलो करते हैं, मतलब हम अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन जो है बाहर जाने नहीं देंगे। तो हम उस पर इस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि वो बाहर ना जाए, और उस रिस्ट्रिक्शंस को ही बोलते हैं चाइनीज वॉल। The term Chinese wall refers to an information barrier। एक information barrier लगा देते हैं। barrier मतलब हम अपनी information को बाहर जाने नहीं देंगे। that is implemented within the firm, और वो आप अपनी फर्म में ही लगा देते हो। स्पेसिफिकली ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ज्यादातर बैंक्स में तो होती है, और जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं उनके यहाँ भी होते हैं। कोई शेयर हम खरीदने वाले हैं ये बात बाहर नहीं निकलने देते। और जो लॉ फर्म होती है ना, कल को कौन सा केस लड़ना है हमें जाके और उसमें क्या बोलेंगे, ये वाली बात भी हम बाहर निकलने नहीं देते। टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, द एक्सचेंज ऑफ कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जिससे कि हमारा डाटा बाहर ना जाए और हमें नुकसान ना हो, तो हम उसके बारे में आपस में एक चाइनीज वॉल लगा देते हैं। मतलब जो बिल्कुल जिन पे विश्वास होता है उन्हीं को बातें बताते हैं, छोटे मोटे बंदों को बताते ही नहीं। बिटवीन डिपार्टमेंट दैट कुड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट और इनसाइडर ट्रेडिंग, जिससे कि कोई हमारी चीज बाहर ना जाए और कोई बंदा इनसाइडर ट्रेडिंग भी ना कर ले। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? मान लो आपको पता चला कि रिलायंस कंपनी जो है अल्ट्राटेक कंपनी को खरीदने वाली है, तो जैसे ही रिलायंस वाले को बात पता लगेगी तो अल्ट्राटेक का शेयर खरीद के बैठ जाएगा। अगर उसने अल्ट्राटेक का शेयर खरीद लिया तो इनसाइडर ट्रेडिंग है कि आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां पहले ही हो गई थी और आपने शेयर खरीद लिया। अगर सेबी को पता लग गया ना तो बहुत बड़ी पेनल्टी लगाएगी, 50 करोड़ रुपए की, 100 करोड़ की भी लगा सकती है। क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्टमेंट आपने किया होगा, जितना प्रॉफिट आपने किया होगा, उसका कई गुना लगा देगी आपके ऊपर जब पता चलेगा, अगर आपने कुछ ऐसा किया। तो रूल ये होता है कि अगर आप कोई बड़ी इंफॉर्मेशन है, कोई चीज खरीदने वाले हो, तो वो मार्केट में नहीं जानी चाहिए, और जिनको पता है वो शेयर नहीं खरीद सकते उन 2 कंपनियों का। इतने तक क्लियर सबको? इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है पता चल गया? अनम्यूट कीजिए। यस सर। आंसर जरूर दिया करें, चाहे 2 ही बंदे थे। यस सर, यस। इनसाइडर ट्रेडिंग आप हाँ सर। आ गया है, वेरी गुड। ये प्रसाद जी कौन है? हाँ मैं ही हूँ सर। सर नाम? एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो गया था मीटिंग के लिए, और मैं कब से ट्राई कर रहा था, अच्छा, तो 2-3 बार होने के बाद फिर मैंने नाव रहे कि फिर वो ग्रुप में डाल दिया मैसेज। ओके ओके। पर्सनली भी डाले मैंने, लेकिन 4-5 बार प्रसाद जी बस आप ही नहीं आ पा रहे थे, बाकी सब तो आ रहे थे। अरे आपके साथ नहीं, मतलब चलिए नहीं, मैं देखूंगा, रिकॉर्डिंग देख लूंगा। रिकॉर्डिंग देखिएगा। प्रसाद जी जब नाम लिखा आया तो सर मुझे- अपने हाँ जी, अपने प्रयागराज वाले सर भी थे, उनको भी पता नहीं है कहाँ है। पता नहीं भैया कौन कहाँ है, बताओ। किसी को फोन तो नहीं कर सकते कि भैया आ जाओ क्लास में, अपने आप ही आना पड़ेगा। चलिए खैर, तो हमने आपको चाइनीज वॉल भी पढ़ाना बाकी है। अभी हमने आपको सिर्फ इनसाइडर ट्रेडिंग बताया क्या है, वो क्लियर हो गया? हाँ क्लियर। अब मैं उस पे आ रहा हूँ, चाइनीज वॉल पे। चलो जी, चाइना का भी थोड़ा माल पढ़ लेते हैं। तो वो कह रहा है की एस्पेक्ट ऑफ चाइनीज वॉल, पर्पस टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखो, अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन पहले ही पता लग जाएगी तो ऐसा हो सकता है ना, आप कंपनी के शेयर खरीद लो और शेयर वेयर खरीद लिया तो सेबी लगा देगी पेनल्टी किस पे लगेगी? कंपनी पे। तो गलत हो जाएगा, इसलिए हम बताते ही नहीं है किसी को। टू एंश्योर द कंप्लायंस विद द रेगुलेशंस सच एज दोज रिलेटेड टू इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो जाए, मेन चीज तो ये होती है। और टिपिकल यूज का है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या होता है, मान लो आप 5000 करोड़ रुपए के रिलायंस के शेयर खरीदने वाले, तो आपको भी पता, जब 5000 करोड़ के रिलायंस के शेयर खरीदोगे तो शेयर कम से कम 10% तो भाग ही जाएगा। अगर कोई एक कंपनी में आप 5000 करोड़ रुपए के शेयर खरीदने जा रहे हो तो उसका शेयर का रेट तो बढ़ ही जाएगा ना। अब ये बात आपको पहले पता लग गई, कल को मेरी कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, मान लीजिए आप HDFC बैंक हो, HDFC बैंक का मन कर गया रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो आपके फंड मैनेजर को तो पहले ही पता लग जाएगा ना कि कल को हम रिलायंस के शेयर खरीदने वाले हैं। तो ऐसा हो सकता है ना, वो किसी को फोन कर दे, भाई रिलायंस के शेयर खरीद ले। तो अगर उसने किसी को ऐसे फोन कर दिया कि रिलायंस के शेयर खरीद ले, और HDFC बैंक के खरीदने से पहले उसने खरीद लिए, पहले उसने सस्ते में खरीद लिया, फिर जब HDFC बैंक में खरीदना शुरू करे 5000 करोड़ के, तो उसका रेट बढ़ गया, रेट बढ़ते उन्हें बेच दिए। तो जब कोई बंदा इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से पहले ही शेयर खरीद लेता है तो उसे बोलते हैं फ्रंट रनिंग का मामला, फ्रंट रनिंग का केस, और ये भी लीगल है। तो फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया? इनसाइडर ट्रेडिंग में तो आप खुद ही ट्रेडिंग करते हो, आपको कोई नॉलेज हुई और आपने खुद ही शेयर खरीद लिए।
फ्रंट रनिंग के केस में आप किसी को फोन करते हो, वो आपकी नॉलेज के बिहाफ पे शेयर कर देता है और वो फ्रंट रनिंग का मामला हो जाएगा। फ्रंट रनिंग के केस में वो आदमी भी फंसेगा और आप भी फंसोगे जिसने नॉलेज दी। इनसाइडर के केस में सिर्फ आप फंसोगे जिसने दी। ठीक है, कुमार जी सही बताया मैंने? यस सर, मैं नोट्स लिख रहा हूँ सर। हाँ, नोट्स लिख लीजिए, बहुत बढ़िया। तो फ्रंट रनिंग अगर पेपर में आ जाएगा तो भी लिख लेना, आंसर दे देना, और अगर इनसाइडर ट्रेडिंग आ गई तो भी कर लेना। और इन दोनों से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं? चाइनीज वॉल। चाइनीज वॉल कोई वॉल नहीं है, कोई अलग से कुछ नहीं करते, बस इतना करते हैं कि जो की इन्फॉर्मेशन होती है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो थोड़ा सा बड़ा स्टाफ होता है, डायरेक्टर वगैरह, बस उन्हें बताते हैं, छोटे स्टाफ को बताते ही नहीं है। ना बजेगी पास, ना होगा पास, ना बजेगी बांसुरी, ना हम उसे बताएंगे, ना वो किसी और को बताएगा। तो बस की स्टाफ के बीच में रहती है, 2-4 बंदों के बाद बीच में वाली बात। और जब भी बताते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही बतानी होती है, रूल है। लिस्टेड कंपनियों के ऊपर ये रूल है कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके शेयर के स्टॉक प्राइस पे इफेक्ट डालेगी, वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बतानी है, या फिर सेबी को चिट्ठी लिख दो और बता दो, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। ये 2 तरीके ही है बताने के। या तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो 24 घंटे के अंदर सेबी को बता दो, या पहले सेबी को बता दो और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मन करो। सेबी को बताना जरूरी है, और एक ही तरीका होना चाहिए कि सबको एक साथ पता चले। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, सबको एक साथ पता लग जाएगा, बात खत्म, देख लेगा उसे पता लग जाएगा, नहीं देखेगा नहीं सही। तो सेबी लिस्टेड कंपनियों के लिए रूल है। तो चाइनीज वॉल सबको समझ में आ गया होगा, फिर भी थोड़ा यस सर, वोला ने एक्चुअली वोला के केस में भावेश अग्रवाल जी ने वहां पर ट्विटर में उन्होंने कुछ कर दिया था, बट सेबी ने उन पर पेनल्टी लगाई थी। क्योंकि रूल के हिसाब से वो ट्विटर पे नहीं डाल सकते, या तो उन्हें पहले सेबी को बताना पड़ेगा और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी पहले सेबी को बताना पड़ता है।